हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक और नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफरल पॉलिसी दैट द इंस्टीट्यूट हैज एंड किस किस को ये एग्जाम डेफर करने का सोचना चाहिए। वैसे तो ये मैं फरवरी के एग्जामिनेशन के अराउंड बना रहा हूँ, बट आई बिलीव कि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो रहेगा जो कि कोई भी एग्जामिनेशन कोई भी टर्म के स्टूडेंट के लिए शायद एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आपका एग्जामिनेशन बहुत ही आसपास है और आप अभी तक मन नहीं बना पाए हो कि आपको अपना एग्जाम डेफर करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो शायद इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू दिस दैट डेफर करना है कि नहीं करना है, इट शुड बी योर कॉल। आपका खुद का कॉल होना चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन डेफर करना है या नहीं करना है। हाँ, आई नो डिफरेंस दो तरह के हैं। एक मेडिकल ग्राउंड्स पे है तो उस पर तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। इफ देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी एट योर होम और विथ योर नियर एंड डियर वंस, तो ऐसे में यू कैन अप्लाई फॉर द मेडिकल ग्राउंड रिलेटेड डेफरल, जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंटेशन भी देना पड़ेगा। इसके अलावा पेड डेफरल्स भी है। नाउ बिकॉज द पेड डेफरल्स आर नॉट ऑब्वियसली फ्री, इसमें कुछ खर्चा इन्वॉल्व है। तो ऐसे में किस किस को इस डेफरल के लिए जाना चाहिए या सोचना भी चाहिए, इसके बारे में आइए उसको डिस्कस करते हैं। वैसे आपको ये भी मैं बता दूं, इन डेफरल्स के बारे में मेरे को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली व्हेन आई लास्ट इंटरेक्टेड विद ऑल माय एनरोल्ड स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर देयर फरवरी एग्जामिनेशंस। तो फरवरी वाले सारे कैंडिडेट्स में से कुछ एक दो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो डेफरल को लेकर के मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, एंड आई क्लियरली गॉट द पॉइंट कि उनको शायद डेफरल के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो आइए उनको भी जवाब मिल जाएगा, इसी बहाने आप सबको भी जवाब मिल जाएगा कि वेदर यू शुड बी थिंकिंग अबाउट डेफरल और नॉट। आइए, सबसे पहला मैंने ऑलरेडी लिख रखा है दैट इट इज ओनली यू हु कैन डिसाइड वेदर यू वुड लाइक टू डेफर योर एग्जामिनेशन। क्लियर। हालांकि मैं आपको सेल्फ इवैल्यूएट करने के लिए कुछ क्रिटिकल पॉइंटर्स या कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस जरूर पूछ सकता हूं, जो कि आप अपने आप से आंसर दीजिए एंड देखिए कि आप कहां खड़े होते हैं और आपको बेसिकली इस एग्जाम को डेफर करने की जरूरत है भी या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद को यही करना है कि आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट। एकदम सीधा क्वेश्चन है, आर यू प्रिपेयर्ड और नॉट। और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली इसका एक सब्जेक्टिव आंसर ही निकलता है, बट मैंने इसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर दिया है कि प्रिपेयर्ड मेरे हिसाब से कौन होगा। वो स्टूडेंट मेरे हिसाब से प्रिपेयर्ड है जो ये नीचे दिए गए सारे पॉइंट्स को चेक कर लेता है। जैसे कि नंबर 1, सिलेबस कंप्लीशन शुड बी ऑलमोस्ट 100%। नाउ व्हेन आई से ऑलमोस्ट 100%, ऑब्वियसली मुझे पता है कुछ एक आधा टॉपिक ऐसे होते हैं जो शायद आपके इतने स्ट्रांग नहीं है, यू माइट हैव डिसाइडेड टू लीव दैट, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट अदरवाइज आपने कोई रीडिंग नहीं छोड़ी, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा एंड ऑलमोस्ट 100% चीजों को देखा हुआ है। सो अगर सिलेबस 100% कंप्लीशन है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको कहेगा कि यस यू आर प्रिपेयर्ड। नंबर 2, आप नाइसली प्रैक्टिस भी होने चाहिए। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज, मॉक्स और इन सबको मिला करके भी लगभग 3000 क्वेश्चंस हो जाते हैं। एंड जितना मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने जितने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने कैंडिडेट रिसोर्स को कम से कम एक बार तो रीसेट करते ही हैं। सो रीसेट करके वापस री प्रैक्टिस करने में 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो पहला आप खुद को ये एक बार क्वेश्चन कर लीजिए कि हैव यू प्रैक्टिस 3000 और मोर क्वेश्चंस। अगर आपने इतना प्रैक्टिस किया है, कैंडिडेट रिसोर्स को रीसेट किया है कोई ना कोई टाइम पे, तो कर ही लिए होंगे इतने क्वेश्चंस, एंड दैट अगेन इज अ ग्रीन फ्लैग एंड ये आपके प्रिपरेशन स्टेटस को अच्छा ही बताएगा। एंड फाइनली, आप अपने कैंडिडेट रिसोर्स का स्कोर क्या देख रहे हो। इफ योर परफॉर्मेंस इन कैंडिडेट स्कोर और कैंडिडेट रिसोर्स 75% और मोर, देन मैं ये कह सकता हूं कि आप काफी कंफर्टेबल जोन में हैं एंड आपके एग्जामिनेशन देने के और एग्जामिनेशन को क्लियर करने के चांसेस ज्यादा हैं। सो ऐसे में आपको डेफरल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो वेट अ मिनट, मैंने अभी क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर ये तीनों पॉइंट्स आप मैच कर देते हैं तो फिर आपको डेफरल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहला पॉइंट, सिलेबस पूरा कंप्लीट है। नंबर 2, अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। नंबर 3, कैंडिडेट रिसोर्स में जो स्कोर है वो 75% या उसके ऊपर आ रहा है। लेकिन सर, इनमें से दो पॉइंट्स हो रहे हैं, हमारा कैंडिडेट रिसोर्स में ना 70 से 75 के बीच में आ रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो भाई अगर 70 से 75% के बीच में आ रहा है तो भी आई वुड से यू स्टिल हैव अ फेयर चांस ऑफ अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन एंड स्टिल पासिंग द एग्जामिनेशन विद अ वेरी गुड ग्रेड। तो 70-75 के बीच वाले भी आई सी कि आप एक कंफर्टेबल जोन में हो अभी भी, लेकिन 70 के नीचे देयर इज अ ग्रे एरिया। एनीबॉडी हु इज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग लेस देन 70% इन द कैंडिडेट रिसोर्स, देयर इज अ डेफिनेट रेड फ्लैग, और वो डेफिनेट रेड फ्लैग को आपको एक बार नजर जरूर करना चाहिए। अगेन, मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। हर 3 महीने में मेरे कोई ना कोई एक एमपीएस का भी वीडियो आता ही है। सो यस, आई एम दैट डेटा ड्रिवन गाई, और मैं अपने स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशंस करता हूं और स्टूडेंट्स के ना कैसे प्रिपरेशन चल रही है उसको क्लोजली मॉनिटर करता हूं।
मैंने पास्ट में देखा है, विदाउट नेमिंग एनी स्टूडेंट, पर पास्ट में मैंने देखा है कि जिन स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, बट दे फोर्स देमसेल्व्स इनटू द एग्जामिनेशन, दे इवेंचुअली फेल्ड द एग्जामिनेशन. यस, दैट इज ट्रू. सो ऐसा होता है कई बार कि अगर आप या कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट 70% से कम स्कोर कर रहा है कैंडिडेट रिसोर्स में, एंड उसके बाद में फिर भी एकदम जो बोलते हैं ना जोर जबरदस्ती करके एग्जाम देने जाते हैं, तो देयर आर chances that they might fail in the examination. हालांकि इसमें भी एक और क्रिटिकल पॉइंट है जो कि ध्यान देना चाहिए, वो क्या है डिस्कस कर रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली नहीं है तो सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिए, बट सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप कॉन्फिडेंट भी हैं या नहीं. अब देखो, अगर आपके 70% से ऊपर के ग्रेड्स हैं तब आपका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली ऑन पॉइंट होना चाहिए. आपका 75 से ऊपर अगर स्कोर आ रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस होगा ही, सो आई एम नॉट रियली कंसर्न अबाउट दैट. 70 से 75% वाले आप सबको सबसे पहले ये देखना है कि आप कितने हद तक कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जिनको एग्जाम के आसपास आते आते ना उनके परफॉर्मेंस खराब होनी शुरू हो जाती है. यानी अर्लियर दे वर गेटिंग 70-75% के बीच में, बट नाउ दे आर हिटिंग लेस देन 70% इन देयर रीसेंट अपीयरेंस और रीसेंट प्रैक्टिस सेट्स. तो उसमें उनको ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना यार, ये बिकॉज ऑफ एंजाइटी. सो यू नीड टू फिगर आउट वेदर दिस एंजाइटी इज नॉर्मल और एबनॉर्मल. अगर ये नॉर्मल एंजाइटी है और इस पे आपके परफॉर्मेंस पे कोई खासा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, आप जब प्रैक्टिस करने बैठते हो तो उसमें जरूर एक चिंता रहती है, लेकिन ठीक ठाक फिर भी स्कोर आ रहा है, यू आर कंसिस्टेंटली स्कोरिंग इन लाइन विथ व्हाट यू आर स्कोरिंग अर्लियर एज वेल, तो उस केस में यू आर गुड टू गो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा नर्वसनेस हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन आपके परफॉर्मेंस पे भी आ रहा है, जैसे एक आधा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कंफर्म किया दैट दे वर स्कोरिंग 75% इन देयर कैंडिडेट रिसोर्स, बट जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है देयर स्कोर हैज डिग्रेडेड और अब वो मार्जिनल परफॉर्मेंस 50-55% पे आ गया है. नाउ देयर इज अ रेड फ्लैग ऑन दिस. अगर आप नर्वस हो, आप एंग्शियस हो, आपकी तैयारी ठीक ठाक है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है. इन दैट केस आई वुड आल्सो रेकमेंड सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिए, यानी अपने आप को थोड़ा और समय दीजिए, थोड़ा और सोचिए कि वेदर यू शुड go for the examination or you should defer the examination. Ultimately it is you who will decide whether they would like to do this or not. अब आते हैं 70% के नीचे वाले स्टूडेंट से बात करने के लिए. अगर कोई भी स्टूडेंट 70% से कम स्कोर कर रहा है, उनको बस मैं यही रिमाइंड करना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट के पिछले कई टर्म्स को मैंने एनालाइज किया है एंड ये पाया दैट द मार्जिनल और मिनिमम पासिंग स्कोर इज 68-69%. सो अगर आप 70 के नीचे स्कोर कर रहे हैं, 68-69 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो आप एक खतरे के जोन में है, यू आर इन अ डेंजर जोन एंड यू शुड एक्नॉलेज दैट. मैं एकदम भी डिस्करेज नहीं कर रहा किसी को कि आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए या फिर डेफर कर देना चाहिए. आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, लेकिन मैं रिस्क फैक्टर्स जरूर आपको ये बताते हुए चलूंगा दैट 70 मे नॉट बी एनफ, यू माइट नीड अ बेटर परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम. सो ऐसे में हो सकता है आपके घर की परफॉर्मेंस एवरेज चल रही हो, लेकिन एग्जाम में अगर आप बहुत बेहतर कर लोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा. बाद बाकी जिनके पास में भी ऑप्शन है, those who can pay for it, those who can also wait for 6 months to give their examination or reappear for the examination, in that case आप लोग को डेफरल के बारे में सोचना चाहिए. बाद बाकी जो लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है, छोटी मोटी एंजाइटी हो रही है, उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए. माइंडेड, आपने मेरे से पढ़ाई करी नहीं करी, आप मेरे यहाँ एनरोल्ड हो या नहीं हो, अगर आपके कैंडिडेट स्कोर में या कैंडिडेट रिसोर्स में 75% या उससे ज्यादा आ रहा है, प्लीज ये डेफरल की बातें ही दिमाग से निकाल दो. एग्जामिनेशन अगले हफ्ते से ही है, सो जाइए, अगले हफ्ते भी नहीं इसी हफ्ते से है, तो जाइए और अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए एंड बढ़िया से, बहुत बढ़िया से अपने रिजल्ट्स लेकर के आइए. सो बस ये एक छोटा सा वीडियो था जिससे आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं. फॉर दोज हु आर गिविंग द एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय एंड. मेरी तरफ से हमेशा ही मेरे सारे बेस्ट विशेस आप तक हैं. बाद बाकी आपके एग्जाम कैसे जाते हैं, क्या जाते हैं, उनसे रिलेटेड अपनी बातें आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं. बाद बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कॉन्टेंट्स को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इफ यू शेयर द वर्ड देन अवर कॉन्टेंट विल रीच टू मच मोर वाइडर ऑडियंस एंड दैट विल हेल्प इवेंचुअली एवरीबडी. So that is it. I'll see you in the next one. तब तक के लिए bye bye. Take care. Enjoy yourselves, please. And please पढ़ाई करते रहिए.